गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट 3 लेक्चर में हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें भी हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले आराधना, न्याय मंत्री, बाद में क्या निराश हुआ जाए, कर्ण का जीवन दर्शन, और आज रिवीजन 4 यानी कि पुनरावर्तन 4 में आज हम देखने वाले हैं गद्य नंबर 5 स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव, और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। और इनका इस गद्य का साहित्य प्रकार है एकांकी। तो प्रस्तुत पाठ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश की एक इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि उनके हमारे लिए उन्होंने स्वराज्य की नींव रखी थी। इसीलिए वो अकेली ही अंग्रेजों के सामने उस समय लड़ी थी जिस समय स्त्रियों का इतना महत्व नहीं था। उस समय वो अंग्रेजों के सामने अकेली लड़ी थी और वीरगति को प्राप्त हो गई थी। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं का चरित्र की झलक भी देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाने का है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। तो यहाँ पे हमें जो स्वराज्य मिला था, स्वतंत्रता मिली थी, उसके बारे में, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया था। उसमें भी स्त्रियों का कितना महत्व था, कितनी स्त्रियों का हाथ था। तो उसमें सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई का हाथ था और उसके साथ उनकी सहेलियां थी। उसके बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तो सबसे पहले विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मिरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ही ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विद्याओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नवप्रभात, डॉक्टर नाटक, प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम एवं चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को
अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज एवं सरल है। प्रस्तुत एकांकी में स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई का त्याग संघर्ष का वर्णन किया है। स्वराज्य की रखने में स्त्रियों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या एवं बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस के मन में देश प्रेम एवं नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते थे। यह एक एकांकी है, नाटक है, जो स्टेज पर एक्ट होता है। एकांकी माने कई सारे अंक होते हैं, कई सारे चैप्टर्स होते हैं, उसमें से एक अंश, एक वन प्ले एक्ट जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पे प्रस्तुत किया है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, उसकी दो मित्र सखियाँ जूही और मुंदर, साथ में तात्या तोपे और रघुनाथ राव की बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जूही और मुंदर से अपने राज्य के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए यहाँ पे बातें कर रही थी, और उसमें ही जो राव साहब थे वो अपनी मौज शौक में डूबे हुए थे, और यहाँ पे जनरल लोज ग्वालियर का किला लेने के लिए जल्दी कर रहा था, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। रंगमंच पर भूमिका दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपने सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच में प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिक के वेशभूषा में हैं। मेरे देखते देखते क्या हो गया जूही? झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसे लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारे आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते ही सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर से बोल उठती है, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। देखो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का क्रोध कितना बढ़ गया है। कहते हैं कि मेरे पास से धीरे धीरे सब कुछ अंग्रेज़ों ने हड़ लिया है, मन छीन लिया है। अपने आप सब कुछ मैं चाहते हुए भी उससे कुछ वापस नहीं ले सकती हूँ। कुछ करने जाऊँ तो मेरे सामने बाधाएं इतनी आती है कि मैं अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पाती हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं झांसी किसी को नहीं दूंगी, लेकिन आज झांसी मेरे हाथ से चली गई है। तो वो सोचती है कि मैं क्या करूँ, मैं अकेली हूँ, तब भी मैं झांसी ले दूंगी। मैं अपनी झांसी वापस लेके रहूँगी। कौन कहता है आप अकेली है महारानी? अब तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था?
जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते। तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है तो केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तभी जूही कहती है कि आप तो गीता पढ़ती है, गीता में शांति और समझदारी से बात करने की बात की है, तो आप क्यों निराश हो रही हो कि आपके हाथ से ग्वालियर, कलापी और झांसी चली गई है? तो लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ, लेकिन बाबा गंगादास ने मुझसे कहा था कि हमारे समाज में जो कुरिवाज है वो जब तक नहीं जाएंगे, हम जनता की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य के लिए हमें सेवा, तपस्या और बलिदान देना ही होगा, उससे ही हमें स्वराज्य प्राप्त हो पाएगा। लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। रानी लक्ष्मीबाई से जूही कहती है कि रानी, आप यह क्यों भूल गई कि बाबा गंगादास ने यह भी कहा था कि अगर हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते तो कुछ नहीं, बल्कि हमें स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है। अगर हमको स्वराज्य मिलना है कि नहीं मिलना है, वो सारी बात भगवान के ऊपर है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, वो हमारा अधिकार है, इसलिए आप निराश मत हो। मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा थी। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वो निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि मेरे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सैन्य में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूबे हुए। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे हैं? विलासिता में डूबे हुए राव साहब, बंदा के नवाब, सेनापति तात्या। और तभी रानी लक्ष्मीबाई जूही को अप्रिशिएट करते हुए कहा है कि चलो, आप जैसी नारियां हमारे साथ है तो हमें कुछ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास अच्छी सेनाएं हैं, ग्वालियर का किला भी अभी हमारे पास है और तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें इस बात का दुख है। आप जानती हो क्यों? तो जूही कहती है, हाँ हम जानते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी मौत शौक में पड़े हुए हैं। उन्हें हमारे राज्य के बारे में कुछ पता नहीं है, वो सारे भोगप्रिय बन चुके हुए हैं। तभी मुंदर का प्रवेश होता है और मुंदर कहती है कि नहीं, हम विलासिता में नहीं डूबे हैं, विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बंदा के नवाब और तात्या। जूही, ससा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती, ओ समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी ही। दर्द स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपना तन मन का स्वामी मानते हैं और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। सक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा मतलब यह न था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तुमने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो
उन्हें रोकती क्यों नहीं है? जूही तात्या को, सेनापति तात्या को अपना सर्वस्व मानती थी। इसीलिए कहती है कि तात्या जो है वो विलासिता में नहीं डूबे हैं, लेकिन राव साहब के कहने पर वो सारे कार्य करते हैं। तभी मुंदर कहती है कि हाँ, इसीलिए तुझे पता है कि वो नहीं चाहते तो तू उनको सही रास्ते पर ला। तभी जूही कहती है कि मेरे लिए महारानी सबसे पहले है और महारानी से पहले मेरा देश है, तो अगर मुझे उसके लिए सेनापति को ठुकराना पड़ेगा तो मैं ठुकरा दूंगी, बल्कि मैंने सेनापति को ठुकरा दिया है। जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने आए थे तो उन्हें बुरी तरह से दुत्कार दिया था। हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रहूँगी, परंतु विलासिता में डूबने के लिए मैं अपनी कला को किसी के गले का फांसी नहीं बना सकती। जो मुझे ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर मार सकती हूँ। दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर तो ही नहीं मार सकते जूही, यदि दर्द तो हमें कचोट रहा है, यही दर्द हमें कचोट रहा है, अगर ठोकर मारकर हमें उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो क्या बात थी। तभी महारानी लक्ष्मीबाई बीच में कहती है कि हाँ मुंदर, जूही ने उनको रोका है, क्योंकि जब राव साहब के कहने पर जूही को नाचने के लिए बुलाया था तब जूही ने उनको मना कर दिया था और उनके साथ नहीं गई थी। तभी जूही कहती है कि हाँ रानी, मैं अपने स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, पूरी तरह से नाच सकती हूँ, लेकिन किसी के लिए मौज शौक के लिए, उनकी विलासिता के लिए मैं कभी नहीं नाच सकती और कभी भी नहीं नाचूंगी। और तभी कहते हैं कि मैं अपनी कला का प्रदर्शन किसी के लिए नहीं करूंगी, ऐसे लोग के लिए नहीं कर सकती हूँ और उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। तभी रानी लक्ष्मीबाई कहती कि ठोकर ही नहीं मार सकते हम, क्योंकि मदहोशी में, वो नशे में हैं, वो हमारी बात सच्ची नहीं मानेंगे। अगर हम कुछ अच्छा करने जाएंगे तब भी वो लोग हमें गलत ही समझेंगे। इसीलिए जूही, हमें उनको ठोकर नहीं मारनी है। अगर दुश्मन उनको ठोकर मारेंगे तभी वो होश में आएंगे, तभी हमारी बात समझ में उनको आएंगी। भाई साहब, मैं आरोप की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम करते हैं। नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको नींद से जगा सकती है। दुश्मन की ठोकर? यह आप क्या कर रही हैं? हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? कहती है कि हम दोस्त हैं और हम एक दूसरे को पहचान करने वाले हैं, तो हम अगर उनको बोलेंगे, उनको जगाएंगे, सच्ची बात बोलेंगे, फिर भी उनको गलत ही लगेंगे। अगर दुश्मन उनको ठोकर मारेगी तब वो नींद से जागेंगे, तभी वो हमारी बात समझेंगे। अगर हम अभी उनको समझाने जाएंगे तो वो लोग हमें गलत ही समझेंगे। भाई साहब ठीक कहती है। शंकाएं अविश्वास पैदा करती है और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी जनक उठेंगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और तेज हो उठेगा। सहसा कहीं तोपों का स्वर उठता है। तभी मुंदर कहती है कि
रानी लक्ष्मीबाई सही कह रही है। अगर उनको ऐसी शंका आ जाए कि यही लोग हमारे हाथ से हमारे राज्य छीन लेना चाहते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उस अविश्वास, उस शंकाओं से वो लोग और विलासिता में डूब जाएंगे और ब्राह्मणों को भोग लगाएंगे, और उस भोग के कारण ये लोग और भी ज़्यादा मदहोश बन जाएंगे, क्योंकि जो अभी हो रहा है वो नहीं देखेंगे, बल्कि आपस में ही लड़ जाएंगे। अंग्रेज़ों का यही नियम था, वो हम सब जानते हैं, डिवाइड एंड रूल। तो यहाँ पे भी अंग्रेज़ लोग यही करना चाहते थे कि राव साहब और लक्ष्मीबाई दोनों के बीच में डिफरेंस लाने की कोशिश कर रहे थे। तो सहसा एकाएक कहीं दूर से तोपों की आवाज़ आ रही थी। और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। रानी लक्ष्मीबाई तोपों की आवाज़ सुनकर जूही से कहते हैं कि तू तुरंत ही जा और तात्या को ढूंढ के मेरे पास ले गया। खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। जूही जाने को लक्ष्मीबाई कहती है कि खोज के लाओ, इसीलिए उत्तेजित होकर जूही कहती है कि ढूंढ क्यों नहीं सकती? वो कहीं पे भी होंगे, मैं उन्हें कहाँ से भी ढूंढ कर आपके पास लेके आऊंगी। उसी समय वो जाने के लिए मुड़ती है, तभी रघुनाथ राव तेजी से अंदर प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? रघुनाथ, क्या रघुनाथ? महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? रघुनाथ आते ही महारानी को संदेशा देते हैं और कहते हैं कि जनरल रोज ने मुरार पर पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही डर जाती है और कहती है कि पेशवा की सेना हार गई। लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि अच्छा ही हुआ, मुरार पर पेशवा की हार हो गई। अब दुश्मनों की ठोकर लगी है, इसीलिए ये लोग पेशवाओं जाग उठेंगे और उनको पता चलेगा कि अब हमें क्या करना है। तभी रघुनाथ को आज्ञा देती है कि जाओ, अपनी सेना तैयार कर लो, क्योंकि रोज अब ग्वालियर का किला हमारे हाथ से नहीं ले सकेगा, क्योंकि अब पेशवा जाग जाएंगे और वो हमारे साथ होंगे। मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था जाता है। तभी रघुनाथ राव है, वो लक्ष्मीबाई को कहते हैं कि आप सही कहती है महारानी कि रोज हमारा ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा, क्योंकि वो नहीं ले सकेगा। अब आप हमारे साथ है, इसलिए वो नहीं ले सकेगा। मैं तो सिर्फ आपको सूचना देने के लिए आया था कि इस तरह मुरार में पेशवा की हार हो गई। मैं अभी ही अपनी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ और आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। मैं भी युद्ध के लिए तैयार ही हूँ।
लक्ष्मीबाई की सखियों के नाम बताइए। रोज ने कहा पेशवा को पेशवा की सेना को हराया था। विलासिता में कौन डूबे हुए थे? विलासिता में कौन डूबे हुए थे? विलासिता में कौन डूबे हुए थे? जूही ने किसे ठोकर मार दी थी? जूही ने किसे ठोकर मार दी थी? ये फटाफट ये 4 क्वेश्चन आप लिख लो। ये कहकर रघुनाथ वहां से चला जाता है और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर जी हाँ यह तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। जूही को कहा था कहीं से भी तात्या को ढूंढ के लाओ, लेकिन तात्या रानी लक्ष्मीबाई के पास ही आ जाते हैं। लक्ष्मीबाई कहिए सरदार तात्या आप इधर कैसे भूल पड़े? अब व्यंग्य में तात्या से बात करते हुए लक्ष्मीबाई कहती है क्या बात है, आज आप यहाँ पे क्यों आए हो? भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटने का अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो क्या कहते हैं, अभी व्यंग्य से ही उनके साथ बातें कर रही है कि और तात्या कह रहे कि मैं सभी के लिए सरदार हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपका तो सेवक ही हूँ। तभी रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि एक
आपने ऐसा तो क्या कर दिया कि एक स्त्री के सामने आप लज्जित होकर खड़े हैं। चलो छोड़िए, ये आपकी विनम्रता है, लेकिन ये तोपों की आवाज़ कैसी है? कोई उत्सव मनाया जा रहा है क्या? और आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा कि राजा अपना धन बांटने के लिए सभी जगह बाहर निकलते हैं, तो इसे चाटुकार को बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रही है कि चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे राजा अपना धन बांटना अभी खत्म नहीं किया है क्या? भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानती ही हैं। रानी लक्ष्मीबाई का तात्या तो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये आपको सब पता है, आप मुझे सामने से कहकर ये आप मुझे लज्जित मत करो। शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। अभी रानी लक्ष्मीबाई और भी व्यंग्य से बातें करेगी कि अभी भी ब्रह्म भोजन चल रहा है, वो ब्राह्मणों के लिए जो श्रीखंड और लड्डू बनाए थे उसमें घी शक्कर की कमी तो नहीं रह गई ना। सरकार, इस बार उनको माफ़ कर दीजिए। व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी? ये व्यंग्य होकर बोल रहे हैं, टोंट में बोल रहे हैं, इसीलिए जूही तात्या का बचाव करती है और कहती इस बार इन्हें छोड़ दीजिए। तात्या भी कहते हैं कि कब तक आप हमें इस तरह से टॉन्टिंग करते रहेंगी? तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। सरकार, सेना तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया? सरकार, ये स्वामी भक्त हैं। अभी जूही कहती है, इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई सेनापति तात्या को छोड़ देती है। तभी मुंदर का प्रवेश होता है और मुंदर कहती है कि सेना तैयार हो गई है युद्ध के लिए। तो रानी लक्ष्मीबाई कहती है मैं भी तैयार हूँ युद्ध के लिए। तभी तात्या को कहते हुए, संबोधित करते हुए कहती है कि आपके रहते हुए ये क्या से क्या हो गया है। तभी जूही फिर से तात्या का पक्ष लेते हुए कहती है कि यह सरकार, यह स्वामी भक्त है लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तभी रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि आज हमें स्वामी भक्त नहीं चाहिए, बल्कि देशभक्त चाहिए, जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। चलो छोड़ो, जो कुछ भी हुआ उसे जाने दो। अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम ग्वालियर का किला बचा सकते हैं। तो आओ हम सब साथ मिलकर युद्ध करें और हमारे ग्वालियर का किला बचा लें। इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाएंगे उसी पर चलूँगा। तात्या कहते हैं कि इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ रानी, आप जैसा कहोगी वैसा ही मैं करूँगा। आप जो योजना बनाओगे मैं उस योजना के पर ही चलूँगा और हम ग्वालियर का किला रोज़ को नहीं लेने देंगे। तो जाओ, तलवार संभालो, नुपुरों की पायलों के स्थान पर तोपों की गर्जना होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तो रानी लक्ष्मीबाई एक्साइटेड होकर कहती है कि चलो अब जो भी हुआ उसे जाने दो, अभी हमें युद्ध करना है, तो जाओ तलवार संभालो। जो पायलों की झनकार में आप भोग विलास में डूब गए थे उसे छोड़कर, अब पायलों की जो आवाज़ थी उसे छोड़कर आप तोपों की गर्जना कर दो। भूल जाओ कि आप भोग विलास में थे, अभी हमें युद्ध में जूझना है, युद्ध में हमें लड़ना है, मौत से हमें लड़ना है। और एक ही बात हमें याद रखनी है कि हमें
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे प्राण भी चले जाए, हमें स्वराज्य ही हमें लेना है। महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। तभी तात्या कहते हैं कि महारानी आपकी जय हो, मैं तो युद्ध के लिए तैयार ही हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया था। आप जो भी कहोगी हम वैसा ही करेंगे। चलो अब मैं युद्ध के लिए तैयार हो रहा हूँ और मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। महारानी आपकी जय हो, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल ले जाना है। अभी रानी लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि मुझे पता है आप युद्ध करने के लिए ही यहाँ आए हो, तो आप सेनापति शायद ऐसा हो सके कि हम अंग्रेजों के सामने ना जीत पाए। अगर मुझे वीर गति प्राप्त हुई तो आपको एक कार्य ऐसा करना है कि आपको सेना और सामग्री दोनों को इस किले से कहीं दूर, रोज की सेना से कहीं दूर सेफ जगह पे आपको ले जाना होगा। ऐसा ही होगा। तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। अब तात्या कहता है कि ऐसा ही होगा। तात्या फिर से रानी लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है कि तात्या, मेरा मन यह कह रहा है कि शायद ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। जीत हो या हार हो, इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है। चिंता केवल इतनी है कि जो हमने इतने समय तक अंग्रेजों का सामना किया, कहीं वो कलंकित माने कि बदनाम ना हो जाए, कहीं हमें पीठ ना फेरनी पड़े। मुझे ये पसंद नहीं आएगा। हमारी वीरता को कलंक लग जाए, वो हमें पसंद नहीं आएगा। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन कलंकित होना पसंद नहीं करूंगी। भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। तात्या कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई जी, आपको वीरता प्राप्त कर वीरता धन्य हो जाएगी, क्योंकि आपने किस तरह से अंग्रेजों का सामना किया है वो हम सबको पता है। तो कभी भी कलंकित होने की बात आप मत करो। आपके होते हुए कभी भी कलंक हमें छू भी नहीं पाएगा। और वो प्रणाम करके तात्या वहाँ से चले जाते हैं। प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। रानी लक्ष्मीबाई तात्या को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके ही तात्या वहाँ से चला जाता है। और रानी लक्ष्मीबाई जाते जाते तात्या को कहती है कि मैं सीधी अब आपको युद्ध भूमि में मिलूँगी, आप देर मत लगाना, आप भी वहाँ जल्दी आ जाना। मुंदर तभी कहती है कि सरकार, महारानी, मैं आपका बराबर साथ दूंगी जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। जूही कहती है कि मैं तोपखाना माने कि तोपों की जो एक साथ करना होता है, संभालना होता है, वो मैं संभाल लूँगी लक्ष्मीबाई। और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य के नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तभी रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि अब हम सब मिलकर स्वराज्य प्राप्त करेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। कि स्वराज्य की नींव का पत्थर माने कि जब कभी हम अपने घर बनवाते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले नींव रखते हैं। तो वो नींव ज़रूरी है एक घर को मजबूत बनाने के लिए। तो यहाँ पे स्वराज्य प्राप्त करने के लिए जो स्वराज्य नींव का पत्थर है वो मजबूत होना होगा। मजबूत बनाने के लिए ये कहते रानी लक्ष्मीबाई कि अगर हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकें तो
जरूर हम स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। और हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है और जो मंच पर प्रकाश के धुंधले न धुंधलते सब कहीं छा जाते हैं। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है और तीनों हर हर महादेव बोलकर तीनों वहाँ से निकलते हैं और मंच पर जो ये नाटक हो रहा था वहाँ पे धुंधले धुंधले प्रकाश आ रहा है और धीरे धीरे वो प्रकाश छाने लगता है और पीछे से गीता का पाठ सबको सुनाई देने लगता है और वहाँ पे पर्दा गिरता है, माने कि नाटक पूर्ण होता है, ताकि रानी लक्ष्मीबाई, जूही मुंदर और तात्या राव साहेब, रघुनाथ राव सब वो युद्ध में जाने के लिए निकलते हैं। तो ये थी स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव तो हमने देखी कि स्वराज्य की नींव हमें भी हमारी लाइफ में ऐसी नींव रखनी चाहिए जिससे हमारी लाइफ में कभी भी कोई अड़चन ना आए। हमें पहले से ही हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारी लाइफ में क्या बनना है, वो ही हमारे स्वराज्य की नींव, हमारी सक्सेसफुल लाइफ की नींव का पत्थर होगा। तो हमें पसंद आए वही हमको बनना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, रोज कौन था? रोज कौन था? तो यहाँ पर हमारा रिवीजन नंबर 4 यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवीजन 5 उसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर, अब हम कौन से चैप्टर में आएंगे? चैप्टर नंबर 6। तो मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हमें वो पढ़ना है। तो आशा है कि फास्ट रिकैप में आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम रिवीजन नंबर 4 समाप्त करते हैं। जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखे गए थे चालू लेक्चर में, वही आपको होमवर्क में फिनिश करके भेजना है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।